सैम्पल सिस्टम का पूरा कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा था एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। तो ये हुआ एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल। पहला ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। और फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल क्या हुआ कि अगर हम सिर्फ डैम्पर को कंसिडर करें तो वहाँ पे जो फोर्स है दैट इज डिफाइंड एज एफ इक्वल्स टू बी टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। तो अगर किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में प्रेजेंट करते हैं दैट इज एसेंशियली अ मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर वन है तो दैट इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर दो है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। तो वैसे बहुत सारे सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल में मैंने एग्जांपल दिया था ट्रांसलेशनल मोशन का, उसमें रोटेशनल मोशन हो सकता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च ऑन दैट एंड it will be okay, you can find any example from any discipline, it's not necessary that ये मैकेनिकल सिस्टम होना चाहिए, कोई भी सिस्टम हो सकता है। यू कैन get it। और आई एम श्योर दैट इन मेनी अदर कोर्सेज ऑल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट लॉट ऑफ सिस्टम। तो आपको ये देखना है कि कौन सा सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर का है, कौन सा सेकेंड ऑर्डर है, एंड यू कैन पिक अप एनी वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड find the transfer function and write the differential equation। Any other doubt? ध्रुविल वो क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay, very good. So it's like you are free to choose any example. I don't mind if it is from aerospace domain or electrical system. So there is no absolutely no problem. So good. We will start today's class. So just a quick review, since now we are in unit 3 and we are talking about the time response analysis. So let me share the screen first so that all of us can hear entire. Okay. So I hope everyone can see the slide now. स्लाइड तो दिख रहा है ना सबको अब? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So now we are in unit 3 and we are talking about time response analysis। पहले दो यूनिट में, फर्स्ट यूनिट we learned about introduction to control system। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं, उसके कुछ क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, जस्ट लाइक डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और एस आई एस ओ, एम आई एम ओ, एंड वी ऑल्सो सॉ ओपन लूप और क्लोज लूप। क्लोज लूप में हमने देखा था नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो ये यूनिट 1 था। यूनिट 2 में वी लर्न अबाउट ट्रांसफर फंक्शन modeling। In transfer function modeling we saw different approaches actually, block diagram based approach and also Hello, sir. Hello. yes Amit, you want to say Yes, sir. something? Voice is very low, sir. Okay, let me change this one। How about it now Amit? अभी ठीक है? Yes, sir. Okay, very good। तो यूनिट 1 में आई स्पोक अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट, यूनिट 2 में ट्रांसफर फंक्शन पार्ट वेयर वी लर्न अबाउट ब्लॉक डायग्राम एंड Mason's gain formula from signal flow graph। Unit 3 में we will start with time response analysis। As I said, any system can be represented in two domain, frequency domain and time domain। तो ये वाला जो यूनिट है we will focus on time domain और time response analysis। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में क्या होता है कि एवरीथिंग, एवरी एनालिसिस विल बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे सिग्नल टाइम के साथ कैसे ग्रो कर रहा है, सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम के साथ कैसे आ रहा है, और सिस्टम का बिहेवियर कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज समथिंग वी विल लर्न। और टाइम रिस्पॉन्स में मैंने बोला था कि देयर आर टू सेगमेंट्स।
for any system response, and first segment is known as transient response and second one is steady state response. तो steady state response का मतलब होता है जब सिस्टम एक डिजायर्ड आउटपुट को रीच करता है, ऑब्टेन करता है, तो दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट, वो स्टेडी आ गया. और बिफोर अचीविंग द स्टेडी स्टेट, द स्टेट इज नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट. और टाइम रिस्पॉन्स के कुछ फीचर्स हमने देखे थे apart from transient and steady, and uske baad we also talked about the standard test signals, and those signals were impulse, step, ramp and parabolic. और we also saw a real time example of impulse system, जैसे कोई सडन इनपुट हमने अप्लाई किया, स्विच ऑन करके जस्ट स्विच ऑफ कर दिया, तो दैट इज समथिंग एज इम्पल्स. स्टेप में मैंने बोला था कि अगर हमने फैन का स्विच ऑन करके लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन किया है उस इनपुट को, एंड दैट इज नोन एज स्टेप. रैम्प में कोई भी इनपुट अगर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रैम्प, बट इट शुड इंक्रीज लिनियरली. पैराबोलिक में क्या होता है कि ये एक्सेलरेट करना चाहिए, इट शुड इंक्रीज इन अ पैराबोलिक फैशन, जस्ट लाइक y equals to t square by 2 or t square by 3, something like that. It is parabolic. Real time of example for parabolic can also be accelerator of the bike. जब हम बाइक चलाते हैं और जो एक्सेलेटर अप्लाई होता है वो इनपुट भी पैराबोलिक होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट क्लास आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ड्रोन का जो इनपुट एप्लीकेशन है. फ्लाइंग के केस में रियल फ्लाइंग जब होता है, पायलट कई बार पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करते हैं. द आइडिया ऑफ गिविंग पैराबोलिक इनपुट इज यू स्टार्ट स्लोली एंड देन सडनली यू इंक्रीज द इनपुट. इस तरह के इनपुट को हम पैराबोलिक बोलते हैं. एंड वी ऑल्सो सॉ द नेचर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स मैथमेटिकली, कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, एंड ग्राफिकली ऑल्सो. तो ये था इम्पल्स स्टेप, एंड वी ऑल्सो सॉ रैम्प एंड पैराबोलिक. उसके बाद when we got to know about the signals, then we learned how system is behaving against these inputs. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में. तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ये डायग्राम है जिसमें इनपुट आर एस है, सी एस आउटपुट है, और 1/st itself इज a सिस्टम जो कि फर्स्ट ऑर्डर है. एंड द होल आइडिया ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज जो डिनोमिनेटर में s का हाईएस्ट डिग्री या ऑर्डर है, दैट इज 1. तो दैट्स व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. और अगर ये आर एस जो है ये इनपुट है, इस पे हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट अप्लाई करेंगे, इम्पल्स, स्टेप, रैम्प एंड पैराबोलिक, एंड देन वी विल सी हाउ सिस्टम इज बिहेविंग. तो इस ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम या सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज सी एस बाय आर एस, एंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एसेंशियली इज नोन एज 1/st plus 1. और सी एस जो है वो सिर्फ आउटपुट है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्स. इसका हम इनवर्स लाप्लास लेंगे तो दैट विल बी इन द टाइम डोमेन. सो अभी ये लाप्लास डोमेन में है. बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास वी कैन कन्वर्ट इट इन टाइम डोमेन, विल बी सिटी. तो हमने रिस्पॉन्स देखा था फर्स्ट ऑर्डर का फॉर डिफरेंट इनपुट्स. तो लेट्स से इम्पल्स, तो इम्पल्स के केस में आर एस हो गया था 1, आउटपुट हो गया था 1/st times rs. rs will be replaced with 1/s यहाँ पे, sorry 1. So essentially it's the 1/st plus 1. So your cs is 1/st plus 1, and then you modify it algebraically and take the partial differentiation, partial fraction, and once you do the inverse then you will find ct like this in time domain. So similarly we did same exercise for step response, we did for ramp and for the parabolic. Now coming to second order system. So we will repeat this exercise for second order system. अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का इनपुट स्टेप होगा, रैम्प होगा, पैराबोलिक एंड इम्पल्स होगा, द होल आइडिया इज हाउ योर सिस्टम इज बिहेविंग अगेंस्ट डिफरेंट टेस्ट सिग्नल्स. तो अभी आई हैव टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू दैट मोस्ट ऑफ द रियल टाइम सिस्टम में सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला कौन सा टेस्ट सिग्नल है? इज इट रैम्प, impulse, step or parabolic? So I want this answer from you, so then we will move further. Yeah. Dhruvil, what is the answer? Step. So Dhruvil said it is step. So anyone else wants to add or? Impulse. Okay, very good. So Subham responded it is Subham said it's impulse, Jill said it's a step. Anyone else?
एनी अदर आंसर? स्टेप, इम्पल्स, रैंप एंड पैराबोलिक, सबसे ज्यादा अप्लाई कौन सा इनपुट होता है सिस्टम में? So Dhruvil said step. So Dhruvil, can you give some example of step input? सर नॉर्मली जैसे कि हम टीवी ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, तो वहाँ पे हम सभी सिस्टम में ऐसा ही होता है कि लॉन्ग टाइम तक इनपुट हम देते हैं, तो वो स्टेप इनपुट ही होता वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आंसर। जनरली वही होता है कि कोई भी सिस्टम में हम लॉन्ग टर्म के लिए इनपुट अप्लाई करते हैं, सिस्टम को फंक्शन में रखने के लिए। द होल आइडिया ऑफ गिविंग इम्पल्स इज, एक बार उसको इनपुट दिया बट उसके बाद फिर से ऑफ करना पड़ेगा, मतलब इसे जर्क, एंड वी नॉर्मली अवॉइड जर्क। और इम्पल्स जो है दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव इनपुट फॉर द सिस्टम। ये नॉइज हो सकता है, जैसे सिस्टम में अगर कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि टीवी या रेडियो ऑन रहता है, तो उस टाइम में अगर बिजली चमकने वाला होता है, बिजली कड़कने वाला होता है, तो वी अवॉइड दैट एक्चुअली, कि उस टाइम में हमें सिस्टम को ऑन नहीं रखना है, क्योंकि वो जो इम्पल्स होता है ना वो क्योंकि हर एक सिस्टम का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, वो इम्पल्स की वजह से वो सिस्टम का फंक्शनैलिटी पे बैड इफेक्ट होता है। तो दैट्स व्हाई वी अवॉइड इम्पल्स काइंड ऑफ इनपुट जनरली। तो जो नॉइज होता है सिस्टम का, उसको हम इम्पल्स के कैटेगरी में लेते हैं। जो अचानक से नॉइज आ गया, जैसे एयरक्राफ्ट क्या हो रहा है, वो फ्लाई कर रहा है, अचानक से विंड गस्ट आ गया, एकदम से वो सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो विंड गस्ट जो होता है, सडन विंड, और उस तरह का जो एकदम अचानक से सिस्टम पे इनपुट हम अप्लाई करते हैं, दैट इज नॉन एज इम्पल्स। जनरली उसको अवॉइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज शॉक। जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अचानक से जो बम्प आता है रोड में, वो दैट इज ऑल्सो नॉन एज इम्पल्स इनपुट। तो वो सिस्टम के लिए इम्पल्स है, वी ट्राई टू अवॉइड दैट। वो बम्प तुरंत आया फिर खत्म हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है। तो जो सबसे ज़्यादा डिजायरेबल इनपुट हो सकता है सिस्टम के लिए, दैट शुड बी स्टेप, क्योंकि हम लॉन्गर टर्म के लिए सिस्टम का परफॉर्मेंस चाहते हैं, एज ध्रुविल सेड। जैसे टेलीविजन हो गया, फैन हो गया, और एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इवन मैकेनिकल सिस्टम के लिए भी हम वाटर टैंक के लिए देखें तो, जब हमने सिंपल से अगर हम बाल्टी में पानी भी भरते हैं तो टैप को हम ऑन करते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। तो कोई भी चीज़ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है तो वो स्टेप है। पहले नल जो होता है वो ऑफ रहता है, फिर जब मैंने उसको ऑन कर दिया एक पर्टिकुलर रोटेशन पे, दैट इज नोन एज स्टेप इनपुट। फ्लो डिटेक्शन के लिए भी हम करते हैं, अगर हम मुझे फ्लो रेगुलेट करना है तो एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट अचीव करना है नॉब का, वो भी स्टेप है। तो आइडिया इज मोस्ट ऑफ द सिस्टम रेगुलेट्स विद स्टेप इनपुट। तो और भी रियल टाइम एग्जांपल हम देख सकते हैं, इवन इन केस ऑफ वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट, एवरीथिंग, most of the system deals with step input. Okay, और तो इसीलिए we give more emphasis to step input study। अभी सिस्टम रिस्पांस में सेकंड ऑर्डर आ गया है, तो कैन somebody tell me that why it is second order? जो एग्जांपल मैंने लिया है सिस्टम का, ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ओमेगा एन एस, और वी कॉल इट डेल्टा एक्चुअली। तो ये जो सिस्टम का डायनामिक्स यहाँ पे है, essentially this one, ये, तो दिस पार्ट, इसकी वजह से दैट इज नोन एज सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो व्हाई इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ Sir, power bias is 2. यू। वेरी गुड, सो सिंस इट हैज ऑर्डर 2 सेकंड ऑर्डर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेकंड ऑर्डर सिस्टम। वेरी गुड अमित। ओके, तो ये सेकंड ऑर्डर है बिकॉज ऑर्डर इज 2, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। एंड आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द ट्रांसफर फंक्शन पार्ट। फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को कि ये ट्रांसफर फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ पर जी एस है और यहाँ पे एच एस है फीडबैक में, if it is सी एस and this is आर एस, it is negative feedback, then सी एस by आर एस is nothing but जी एस by 1 plus जी एस times एच एस। ये हमारा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है ब्लॉक डायग्राम से जब हम ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे जी एस क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस टाइम्स एस प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन एस by 1 plus this times
एच एस, तो एच एस का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एच एस कैन बी 1, मतलब गेन जो हमारा 1 है, ये वाला प्रॉब्लम, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1, तो उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप, ये ओपन लूप इसका ट्रांसफर फंक्शन ये है, और सिंस ये नेगेटिवली फीडबैक होकर क्लोज लूप हो गया है, सो दिस इज नॉन आल्सो नॉन एज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है दैट इज नॉट ओनली दिस, ओवरऑल सिस्टम ये हो गया अभी। तो अभी जो फाइनल सिस्टम बनेगा ना वो ऐसा बनेगा इस तरह से, दिस इज आर एस, दिस इज सी एस, and this will become omega n square divided by s square twice delta omega n s plus omega n square, and that is known as CLT, closed loop transfer function। तो ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप का। अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का नाम हमने पहले भी सुना होगा, मैथमेटिक्स में सुना होगा या किसी और कोर्स में सुना होगा। तो जब हम डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करते हैं तो दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम का जो डिनोमिनेटर है उसमें ये टर्म आता है एस स्क्वायर प्लस टू डेल्टा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। So now I want to spend a little bit time on the characteristic. Why it is known as characteristic equation, और इसके benefits क्या है सिस्टम एनालिसिस में? So anyone? Why do we have to have characteristic equation for any system? इससे क्या benefit मिलता है? So please tell me whatever is your understanding you can tell. So don't worry about right and wrong answer once again. So please tell me before we proceed further. Anyone? So okay, let me tell you then. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बेनिफिट ये होता है कि वी कैन कमेंट ऑन द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, उसके बिहेवियर पे हम कमेंट कर सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है रूट्स के बारे में, किसी भी सिस्टम का और इक्वेशन का रूट हमें पता चलता है, देन वी कैन समहाउ टॉक ऑन द स्टेबिलिटी पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि वो सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, which we will learn in a different class, later class। तो अभी ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिस्टम का मिल गया है, देन रूट्स ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर सिस्टम और इक्वेशन विल बी s इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n डेल्टा स्क्वायर का 1। अभी इसमें ये जो ओमेगा n का टर्म आता है इट हैज सो मच ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये ओमेगा n इज here, and ये वाला जो टर्म है that is damping। In fact this overall term also has a lot of thing to do with the physical understanding। omega d इसको बोलते हैं, that is known as damped frequency। damped frequency ये ओवरऑल है, omega d equals to omega n times 1 minus, sorry ये एक्चुअली 1 माइनस होता है बट वैसे वैसे जिसका साइन का अंतर आ जाएगा, we will see it later। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स अभी आए सिस्टम के, वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि सिस्टम कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होगा, जैसे ये है, अगर ये स्टेबल सिस्टम होगा तो कहीं ना कहीं जाके ये स्टेबल होगा इस तरह से। और डैम्पिंग रेशियो बताता है ये इस इन्वेलप को, ये जो है दैट इज डिफाइंड फॉर दिस वन। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी कैसा है, किस तरह से है, ये ओमेगा एन का, ठीक है फ्रीक्वेंसी। तो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ये पता चला अगर वो बहुत ही हेवीली डैम्प्ड है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए ओमेगा एन का,
तो अभी मैंने जो ग्राफ बनाया है ये वाले केस में, इसमें ओमेगा एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, सॉरी डेल्टा का क्या होना चाहिए, एनी आंसर। कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल होता है उसके लिए डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए। आई गिव यू टू ऑप्शन, ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। यस ध्रुव, you were telling something. चलो, तो we will learn if you want to Less than do. one, sir. It's stable. वेरी गुड, लेस देन वन इज द राइट आंसर, क्योंकि लेस देन वन दिखाता है कि ये जो है अंडर डैम्प्ड है, और अंडर डैम्प्ड का मतलब होता है ये सिस्टम कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। और अंडर डैम्प्ड सिस्टम का एग्जांपल कोई बता सकता है रियल टाइम, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक दिस कोर्स मोर मैथमेटिकल एकदम इक्वेशन और मैथमेटिकल टर्म में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे भी मैं कुछ बोलूँ तुम्हारे दिमाग में फट से कोई एग्जाम्पल आना चाहिए, कोई रियल टाइम सिस्टम आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, बाइक का सस्पेंशन। तो वो सिस्टम क्या हो सकता है। चलो इसको भी हम समझ लेते हैं अभी, बिफोर वी मूव फर्दर। ये हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक, ये कंटेनर है, और इसमें पहला केस है ये है वैक्यूम, दूसरा केस है ऑयल, तीसरा है एयर। अभी बताइए क्या होगा, फोर्स एफ से ये मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो इसका फिनोमेना कैसा होगा। Tension. ऑसिलेशन होगा, किसके केस में होगा ऑसिलेशन, वैक्यूम के केस में या ऑयल के केस में या इसके केस में। द होल आइडिया इज टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ दैट एक्चुअली कैसा होगा। तो किसके केस में ये वाला होगा और किसके केस में ये अंडर डैम्प्ड होगा, दिस इज नॉन एज अनडैम्प्ड, और ये हो गया अंडर डैम्प्ड। और एक और केस दे देता हूँ समझने के लिए, इसको भी समझ लो। ये बढ़ता जाएगा, ओवर डैम्प्ड है ये, and that is the response of the system. Let's say it is CT with respect to time, ये टाइम के साथ ग्रो कर रहा है, all with respect to time and time, since we are talking about the time response. Yes please, ये जो मैंने अभी बताया है ये सब चीज जो लिखा है इसमें, it has something to do with the real time system, otherwise there is no essence or no motivation of learning control system unless we connect it with the real time. Otherwise what is the point of learning any new course जब तक हम उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट ना करें। तो इट्स वेरी मच नीडेड टू नो, क्योंकि फॉर अस वी शुड नॉट बी only talking about the mathematical terms omega and delta. We should know that ये omega n क्या होता है, ये delta क्या होता है। Somebody, since all of you or most of you want to work for the industry, उसने कोई ऐसा सिस्टम दे दिया मैकेनिकल सिस्टम,
और पूछेगा इसका बैंडविड्थ कितना है, व्हाट इज द बैंडविड्थ, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज उसका डेल्टा क्या है, कैसे निकालेंगे। और ये तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर का कोर्स भी किया होगा, स्ट्रक्चर के कोर्स में भी वी टॉक अबाउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर और उसका इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। वी ऑल्सो टॉक अबाउट डैम्पिंग कितना है उसमें, अगर हैमर से मैंने अप्लाई किया, जैसे ये सिस्टम है, ये वर्टिकल कोई सिस्टम हो सकता है, लेट्स से दिस इज एग्जांपल ऑफ पीएसएलवी, उसका कोई मॉडल है, विंड टनल में गया, इस पे मैंने हैमर पे अप्लाई किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे किया यहाँ पे किया, तो ये उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो ये सारा चीज इंटरलिंक्ड है, सारा चीज जो है वो इसी अंडरस्टैंडिंग से कनेक्टेड है। तो कमिंग टू द एग्जांपल, अगर मैंने इसको F4 से अप्लाई किया, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये हमेशा अनडैम्प्ड रहेगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा ये स्प्रिंग, अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मीडियम का। तो वैक्यूम के केस में कोई मीडियम नहीं है तो ये अनडैम्प हो जाएगा। ऑयल के केस में क्या होगा कि ये ऑयल जो है उसका डैम्पिंग फैक्टर विस्कोसिटी की वजह से वो क्या करे, इसको डैम्प करता रहेगा, तो ये बहुत ही जल्दी डैम्प कर जाएगा, जो कि अंडर डैम्प सिस्टम होता है, तो वो स्टेबल हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो मीडियम का होना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ एयर ऑल्सो ऐसा ही होगा कि मीडियम जब तक रहेगा इसमें तब तक ये सिस्टम को अपोज करता रहेगा। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था F इक्वल्स टू बी टाइम्स वी, ये डैम्पिंग फैक्टर है, ये मीडियम से रिलेटेड है कि उसका मीडियम क्या है, लिक्विड है, एयर है, ऑफकोर्स वैक्यूम नहीं होगा। तो यही डैम्पर है, दैट इज नॉन एज द डैम्पर एक्चुअली, इसको तो मैकेनिकली देखा जाए तो दैट इज नॉन एज द डैम्पर। और इवन कार के केस में भी, सॉरी कुछ इस तरह से मान लो, बना लो किसी भी तरह से, उसके केस में भी शॉक एब्जॉर्बर जो होता है वो भी डैम्पर होता है मैकेनिकली, वो वही काम करता है कि जिसका उसके शॉक को कितना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लो कि ये इम्पल्स अचानक से कार में आया, एक बम्प आ गया रोड पे ऐसे करके, ये इम्पल्स इसने दिया शॉर्ट टाइम के लिए, अभी कार का रिस्पॉन्स कितना जल्दी से डाई डाउन होगा ऐसे करके। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर बहुत ही अच्छा इसका शॉक एब्जॉर्बर है तो बहुत तेजी से ये इसके को डैम्प कर देगा। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर डैम्पर। तो अगर ये डैम्प हो रहा है तो समथिंग टू डू विद द मीडियम ऑफ दैट। अंडर डैम्प्ड में, ओवर डैम्प्ड में क्या होता है कि कभी स्टेबल होगा ही नहीं, मतलब वो सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा अफेक्टेड हो गया, जैसे मान लो कुछ इसका पुली टूट गया या कुछ हो गया, तो दैट इज नॉन इज ओवर डैम्प्ड। जनरली वो होता नहीं है, बट दैट इज अनस्टेबल केस एक्चुअली, अनस्टेबल। एयरक्राफ्ट के केस में क्या होता है कि एयरक्राफ्ट ऐसे फ्लाई कर रहा है, नॉर्मल एंगल ऑफ अटैक पे फ्लाई कर रही है, अगर एयरक्राफ्ट को हम बहुत ज़्यादा टिल्ट कर देंगे ऐसे करके, तो इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, आई मीन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, इसको अल्फा एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब लेट से 15 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तब ये अनस्टेबल हो जाएगा, एयरक्राफ्ट विल फॉल डाउन, तो ये ओवर डैम्प की कैटेगरी में आ जाता है। तो अंडर डैम्प्ड, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, ओवर अंडर डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड। अनडैम्प्ड मतलब क्या होगी, ना डिक्रीज भी नहीं हो रहा, इंक्रीज भी नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हिच इज क्वाइट अ रेयर केस। तो ज़्यादातर केस जो स्टेबल सिस्टम का होता है वो अंडर डैम्प होना चाहिए, एंड फॉर दैट एज यू राइटली सेड, ओमेगा और सॉरी डेल्टा शुड बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कमिंग टू द स्लाइड, तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि उस सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से पता चलता है वो कितना तेजी से उसका फ्रीक्वेंसी क्या है डैम्प करने का, वो पता चलता है। और डेल्टा से पता चलता है कि वो कितना, उसका इन्वेलप पता चलता है उसके सिस्टम का, किस रेट से वो स्टेबल हो रहा है। So that's why it's very much required to know the characteristic equation of the system. So again coming back to the original idea, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में अगर हमने स्टेप रिस्पांस को अप्लाई किया, इनपुट है स्टेप, और स्टेप का जो ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी स्टेप का जो लाप्लास रिप्रेजेंटेशन है वो 1/s है। वी नो दैट स्टेप स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एस, ऐसे करके है। अभी यहाँ पे तीन केस बनेगा, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो इसके केस ऐसे हो जाएंगे। केस 1 में होगा डेल्टा इक्वल्स टू 0, केस 2 में हो सकता है 0 to 1, सॉरी 0 to 1,
एक हो सकता है इक्वल्स टू 1 और एक हो सकता है ग्रेटर देन 1। इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प, जब 1 के बराबर हो जाएगा। अनडैम्प्ड हो गया, वो अंडर डैम्प्ड हो गया, अनडैम्प्ड हो गया, कोई डैम्पिंग नहीं है इसमें, और ये ओवर डैम्प्ड हो गया, दैट इज नोन एज अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड, ऐसा होता है, वो हम भी देखेंगे। तो चारों केस के लिए हम देखेंगे कि केस जब डेल्टा जीरो है तो क्या होगा। तो आफ्टर दैट वंस यू मेक दैट एज जीरो व्हिच इज अनडैम्प्ड, तो इसमें उसका टर्म गायब हो जाएगा और बचेगा ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। डू सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन फाइनली यू विल गेट ct इक्वल्स टू 1 माइनस cos ओमेगा nt ut। तो ये भी तुम्हारा जो होगा वो उसके आसपास ही मूव करता रहेगा, 1 माइनस समथिंग है। चलो ऐसे कुछ करके होगा ये ग्रो भी नहीं कर रहा है और डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, इस तरह से कुछ होगा। देन नेक्स्ट, जब ये 1 होता है क्रिटिकली डैम्प के लिए, उसमें इसका ct फाइनली इस तरह से आएगा जो कि क्रिटिकली डैम्प होगा। जब लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं अलग अलग जंक्शंस के साथ, और ओमेगा डी ऑलरेडी हैव सेड इट्स ओमेगा एन 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर केस 4। तो different cases के लिए when you solve this you will get this kind of response. So I'll share this slide later and you can mathematically verify इसके जो रिजल्ट आते हैं। तो ये स्टेप के लिए हो गया। once you apply impulse under these conditions delta 0 1 in between 0 1 and greater than 1, you will see the responses like this, which is the right side column। ये impulse के response हो गए। So this is a sort of generic understanding of input response to the second order system। हम similarly रैम्प के लिए भी कर सकते हैं और पैराबोलिक के लिए भी कर सकते हैं। तो that is the whole idea of system, learning system behavior, how it behaves for different input under different conditions। तो अभी देखो ये जो एक मैंने केस लिया अंडर डैम्प का केस जो होगा वो लेस देन 1 के लिए होगा, that is for जिस 1 के लिए ये सेकेंड ऑर्डर का जेनेरिक रेस्पॉन्स है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रेस्पॉन्स। जैसे मैंने बोला कि ये क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल गेट स्टेबल ऐसे करके। तो इसी से इसके कुछ फीचर्स होते हैं, रेस्पॉन्स के कुछ फीचर्स होते हैं। हमने इनपुट के फीचर्स देख लिए थे, नाउ वी विल सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सिस्टम रेस्पॉन्स। और ये इसके जो इम्पोर्टेंट response parameters है, we will learn about that। So here you can see TD which is time delay, TR that is the rise time, TP peak time, और MP जो है ये overshoot है, peak overshoot, और TH जो settling time, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। settling time जनरली रिप्रेजेंट करता है रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स के दो पार्ट को ये क्लासिफाई करता है। इसके पहले का जो पार्ट है दैट इज नोन एज द ट्रांजिएंट, और यहाँ के बाद का जो वो सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम बताता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम सिस्टम इज ट्राइंग टू गेट सेटल। अभी ये पूरा सेटल का मतलब है कि एक अचीव, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड ऑर्डर, तो ऑसिलेशंस रहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था कि ऐसे करके होता था इस तरह। तो हम बोलते थे कि यहाँ के बाद जो है वो सेटलिंग सेटलिंग वाला इसका है फेज है, और ये ट्रांजिएंट फेज है, स्टेडी स्टेट फेज और ट्रांजिएंट फेज। लेकिन सेकंड ऑर्डर है हल्का सा डैम्प रहेगा। तो इसके लिए जो मैथमेटिशियन है या जो कंट्रोल इंजीनियर्स हैं उन्होंने दो गाइडलाइंस दिए हैं कि अगर ये उसके 2% एरर के जोन में आता है, 2% एरर के जोन में आता है, तो वहां से इसका एक डेफिनेशन निकलेगा, और एक 5% ऑफसेट के जोन में आता है तो वहां से एक अदर डेफिनेशन होगा। तो जनरली हम देखते हैं कि 2% अचीव हो गया हमारा, इसके 2% के एरर में जा रहा है, तो ये सेटलिंग टाइम जो होगा दैट विल बिकम 3 टाइम्स
tau. Tau is a time constant for this system. सॉरी 2 टाइम्स के लिए 4 tau होगा और 5 के लिए 3 tau होगा. 3 times time constant. So ये guideline है and we will define each term now. So the first one is delay time, which is defined as time required for the response to reach half of its final value from the zero instant. देखो यहाँ पे क्या हुआ था इसके पहले वाले केस में. जैसे मान लो कि इसका जो टोटल आउटपुट अचीव करना है हमें, दैट इज 1. ये 1 है. तो फर्स्ट टाइम सिस्टम रेस्पॉन्स जब करता है तो उसका 50% ऑफकोर्स 0.5 होगा. तो सिस्टम को ये रेस्पॉन्स अचीव करने में जितना टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम डिले और डिले टाइम. So to achieve 50% of required output, whatever time system takes, that is known as delay time. तो ये जो टाइम हो गया वो डिले टाइम होगा. So that is fine. सेकेंड डेफिनेशन है राइज टाइम का. तो अंडर डैम्प के केस में क्या होता है, ये देखो फर्स्ट टाइम इट रीच्ड एट द डिजायर्ड आउटपुट 1. इस केस में हमारा डिजायर्ड आउटपुट 1 है. तो जो फर्स्ट टाइम में 0 to 100% जाने में जितना टाइम लगता है, ऑफकोर्स फिर से नीचे आएगा फिर से ऊपर जाएगा, ऑसिलेशन होगा. बट द टाइम टेकन बाय सिस्टम फ्रॉम 0% to 100%, 0 से 1 जाने में जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज द राइज टाइम. और सिस्टम का बिहेवियर इस तरह से है कि ये ऑसिलेट करेगा. तो इसका जो पहला पिक होगा वो सबसे हाईएस्ट पिक पे होगा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये डाई डाउन होगा इस तरह से. तो जितना टाइम लगता है इसको हाईएस्ट पिक पे जाने में दैट इज नोन एज द पिक टाइम. और पिक टाइम में जो ओवरशूट है, मतलब जो ओरिजिनल डिजायर्ड आउटपुट है उससे जितना ऑफसेट है इसका, दैट इज नोन एज पिक ओवरशूट और मैक्सिमम ओवरशूट. ये फर्स्ट पिक की हम बात कर रहे हैं. Settling time, already you know that the time required for a system to settle down under 2% or 5%, that is known as settling time. तो हम ये सारे चीज का डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं. Delay time, it is clear now that half of its value and it is defined as 1 plus 0.7 times uh, delta and omega n. So as I said earlier, these two parameters are very important. So how they are coming? They are coming from कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम. तो इसीलिए किसी भी सिस्टम को कैरेक्टराइज करना बहुत जरूरी है. व्हेन वी हैव दिस टू पैरामीटर्स फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, नाउ वी कैन टॉक अबाउट डिले टाइम, वी कैन टॉक अबाउट राइज टाइम, वी कैन टॉक अबाउट पिक टाइम, वी कैन टॉक अबाउट परसेंटेज ओवरशूट और ओवरशूट एंड वी कैन टॉक अबाउट द सेटलिंग टाइम. तो देखो कि सिर्फ ये दो पैरामीटर के जानने से सिस्टम के बिहेवियर में हम कमेंट कर सकते हैं. और ये स्टार्टिंग कैसे हुआ, ये स्टार्टिंग हुआ यहाँ से. When we talk first time characteristic equation here, this one. So we have started our story from here. देखो यहाँ पे कोई भी सिस्टम जो हमें मिलेगा सॉल्व करने के लिए या कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने के लिए वो ऐसा रहेगा सेकंड ऑर्डर का. तो सेकंड ऑर्डर का जो डिनोमिनेटर है उसको उसको जीरो से इक्वेट किया एंड दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता है कि ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो हर एक सिस्टम का डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होगा, रेशियो होगा और नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा. इवन इन केस ऑफ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट यू कैन डिजाइन अ रोल सिस्टम, पिच कंट्रोल सिस्टम. तो सबके लिए जो भी सेकंड ऑर्डर है सिस्टम है सबके लिए डैम्पिंग और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगा. वंस वी हैव डैम्पिंग एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी we can comment on the system response for under damped case. Let's say इसका वैल्यू 1 से कम आता है तो उसका राइज टाइम क्या है, डिले टाइम क्या है, पिक टाइम क्या है, पिक ओवरशूट क्या है एंड सेटलिंग टाइम का कितना है. So that's why getting characteristic equation is very much important of the system. Or once you know that,
You can comment on the stability of the system. You can comment on the performance of the system. So now we are talking for the about the performance of the system. So delay time, rise time हो गया. Rise time का definition ऐसा है. ये under damped के लिए था. और ओवर डैम्प के लिए क्या है कि कंसीडर द ड्यूरेशन फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ इट्स वैल्यू. तो ये 0 to 100% जाता है. और ओवर डैम्प के केस में 10% से 90% का मतलब हुआ 0.1 से 0.9 जाने में जो टाइम लगेगा, दैट इज नॉन एज राइज टाइम फॉर ओवर डैम्प सिस्टम. लेट्स हाईलाइट ओवर डैम्प के केस में ये आएगा. नेक्स्ट, the definition for peak time is time required to respond time required for the response to reach the peak value for the first time, जो कि 1 था. उसका फॉर्मूला है पाई बाय ओमेगा डी नथिंग बट ओमेगा एन टाइम्स 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर. पीक ओवरशूट डिफाइंड कैसे होता है? डेविएशन ऑफ द पीक रिस्पॉन्स एट द पीक टाइम फ्रॉम द फाइनल वैल्यू. 1 से वो कितना ऊपर गया है, दैट इज नॉन एज द पीक ओवरशूट. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट हो जाएगा. Settling time. So it is a time required for the response to reach the steady state and stay within the specified tolerance band around the final value. तो इसका 2% 5% के लिए हमने ये निकाल लिया. Now we will try to solve this one. So you see, so any doubt so far? Let's ask from all of you. कोई डाउट है अभी तक के कॉन्सेप्ट में जो भी हमने सीखा है? Any doubt from anyone? No, sir. Okay. So shall we solve it? So do you want to solve it or how? So we can try. हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो है ये. T s equals to 4 by s square plus 2s plus 4. ये हो गया. So now I want all of you to comment on omega n and delta. बताओ डेल्टा n क्या होगा, ओमेगा n क्या होगा? What is the value of omega n? 2. Very good. So omega n is 2. और इसका डेल्टा का, so I'll write equation for you for your reference. S square plus 2 delta omega n s plus 4. ये इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है. 1/2 डेल्टा. क्या होगा? 1/2. 0.5. So delta will become 0.5. Okay. So once we know natural frequency and damping factor, can we find other parameters? Find the time domain specification of a control system. तो उसके स्पेसिफिकेशंस को निकालना है. तो इसको सॉल्व किया मैंने इसे. तो ये हमारा है राइट. तो डिले टाइम का जो डेफिनेशन है वो होता है 1 + 0.7 टाइम्स डेल्टा बाय ओमेगा n. वी ऑलरेडी नो डेल्टा, वी ऑलरेडी नो omega n. Then delay time will be 0.675. All of you please try at home. I'll give you another assignment to solve. And rise time जो है वो है pi minus theta by omega d. और थीटा क्या होता है इसको डिफाइन करना है ऐसे. पेन ये है. जब हम सॉल्व कर रहे थे अंडर डैम्प के केस में तो आई हैड मेड द जम्पशंस थीटा एज cos theta h
दिस वन डैम्पिंग फैक्टर, तो थीटा का टर्म आता है वहां से, तो दैट इज जस्ट टू रिमेंबर cos theta equals to damping factor. So I mean everything is related to omega n and delta. So cos theta will become delta, so theta will become now cos inverse delta, right? तो ये हो गया। राइज टाइम के लिए पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी था, तो पाई माइनस थीटा इसके केस में क्या है, cos थीटा cos inverse 0.5, so pi by 3. So rise time will become pi minus pi by 3 by 1.732 1.207. पीक टाइम क्या हो गया, ओमेगा सॉरी पाई बाय ओमेगा डी ऑलरेडी हैव डिफाइंड एज ओमेगा n टाइम्स वन माइनस डेल्टा स्क्वायर ओमेगा n का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से 2 है, 1 माइनस इसका वैल्यू 0.5 है तो 0.25 हो जाएगा, तो ओमेगा डी पता चल, ये मैंने निकाला यहाँ पे, सो दैट इज 1.732 रेडियन पर सेकेंड। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा डी हियर, यू विल फाइंड rise time. Peak time is pi by omega d, again the same number 1.732, denominator में pi by 1.732 essentially 1.813 second. पिक ओवरशूट का जो वैल्यू है e टू द पावर माइनस डेल्टा पाई बाय 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका नंबर आएगा 1.6.1632 multiply with 100, it will become percentage overshoot 16.32. सेटलिंग टाइम 2% के लिए 5% के लिए निकाल लिया था, तो ये हो गया 4 बाय टाउ, जो मैंने बोला ना टाउ वो ये है, जस्ट रिमेंबर टी एस इक्वल्स टू 4 टाउ फॉर 2% ओवरशूट के लिए, और 3 टाउ जो होता है वो 5% ओवरशूट के लिए होता है, एंड टाउ इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा n. देखो that is very much important. Even if somebody asks you that second किसी भी second order system का time constant कितना होगा, by knowing damping factor and natural frequency you can comment on the time constant. जैसे ये spring mass damper system है, ऐसे करके spring mass damper system, तो इसका भी हमें time चाहिए, time constant, then we should know this value and this value, जो कि इससे आ जाएगा s square plus 2 omega zeta n प्लस ओमेगा n स्क्वायर। तो हर एक का जितना भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सब इसी टर्म में आएगा, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज ओमेगा n एंड व्हाट इज डेल्टा। वंस वी नो डेल्टा एंड ओमेगा n, वी कैन आल्सो टॉक व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ free mass damper system. So the next exercise, if you want to do, you can take any standard spring mass damper system, but for the assignment please avoid spring mass damper system because we already have discussed in the class. So I want you to come up with some innovative, I won't say it's innovative system. Most of the systems are nowadays in the order of second order, in the form of second order. तो कोई भी system second order का मिल जाएगा, and try to take those systems. So the right, तो अभी के exercise में if you want the similar exercise you can do at home. So I'm not giving you any numbers, just I'm trying to make you more independent, that now you can independently think over the system, any second order system, और उसमें क्या होगा कि ये वाला ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम का भी अगर हमें उसका स्पेसिफिकेशन पता है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम में देखो ये कितना सिंपल है, ये होता है एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। तो ये कितना सिंपल हो गया, ये इसको हम जब ट्रांसफर करेंगे लाप्लास डोमेन में, दैट विल बिकम एस स्क्वायर प्लस अगेन 2 सिग्मा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये इसी टर्म में आना ही आना है। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, ये इसका लाप्लास रिप्रेजेंटेशन सेकंड ऑर्डर। तो अगर हमें ये जो फंक्शन होगा ना ओमेगा एन एंड डेल्टा, दैट विल बी फंक्शन ऑफ मास
डैम्पर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो किसी भी सिस्टम में अगर हमें मास पता है, स्प्रिंग डैम्पर का वैल्यू पता है और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पता है, देन इस वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है किसी नंबर में रिप्रेजेंट हो जाएगा, एंड फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड यू कैन फाइंड डैम्पिंग फैक्टर। तो डैम्पिंग फैक्टर और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब हमें पता चल जाएगा, वी कैन फाइंड अनदर और डिफरेंट टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन। टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस में क्या आता है, उसका डिले टाइम कितना है, राइज टाइम कितना है, पीक टाइम कितना है, these are the things. I mean, you can find delay time, you can find rise time, you can find peak time, you can find percentage overshoot, और you can find settling time. Settling time 2% के लिए और 5% के लिए, 4 टाउ और 3 टाउ, whatever it is. तो ये हम निकाल सकते हैं। तो स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम के लिए if somebody asks you that what is delay time, rise time और peak time, you can tell. Somebody can ask that उसका percentage overshoot कितना है, you can tell. Somebody says that what is the settling time of spring mass damper system, you can talk about that. Somebody asks you what is the bandwidth or what is the time constant, you can find time constant, as I said, it is 1 by delta times omega n. तो ये ओमेगा एन और डेल्टा पता चलता है तो वी कैन फाइंड ऑल दीज टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन। तो अभी देखो किसी भी रियल टाइम सिस्टम का, when you talk with control engineers or the field engineers who work for the real time system, so they are not worried about कि ये सिस्टम क्या है, ये मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या एरोस्पेस सिस्टम है या फॉर एग्जांपल एनी अदर सिस्टम, दे आर नॉट वरीड। दे आर वरीड कि उस सिस्टम का डिले टाइम कितना है, राइज टाइम क्या है, पीक टाइम क्या है। एंड what I'm trying to tell you is ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, टाइम डोमेन पैरामीटर्स, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम। द ब्यूटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम डिजाइन इज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फीचर, आई मीन लाइक दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी क्लास ऑफ सिस्टम कि नहीं मैकेनिकल सिस्टम के लिए ही कंट्रोल डिजाइन हो सकता है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए ही कंट्रोल डिजाइन हो सकता है। इट्स नो, control systems are designed on the basis of TD, TR, TP, MP, TS और tau। और ये जो पैरामीटर्स है, it has nothing to do with any पर्टिकुलर सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम के लिए ओमेगा एन और डेल्टा आ सकता है। किसी भी सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So once we get, they are also known as mathematical model. That's why in my first class and other subsequent classes, I was giving more emphasis to model, mathematical model. So the whole idea of mathematical model is once you are able to represent any system in terms of differential equation or Laplace domain, then it's very easier for control engineer to design a control system for that particular system. So इसीलिए when you are studying control system, it has very wide application. You can go for many other industry once you have the knowledge of control system. So control engineers have a lot of field opportunities or job opportunities also, since it is not restricted to particular system. So you can go for many industries once you have thorough knowledge about the control system design, and design comes from these few things. तो ये उसका motivation है. That's why when you solve your assignment, feel free to take examples from any domain. Since you belong to mechanical discipline, mechanical engineering discipline, it is not necessary that we can solve our assignment only using mechanical system. So you are free. You are free to choose any system, but please avoid taking a spring mass damper system. It will be a repetition of our understanding. If you take new systems, you will learn the working principle as I mentioned. Please also write the working principle of that system. So you will know that how system functions. And so this is also this current lecture is also an hint for your assignment number 2. When you have second order system, then you can also find this time domain specifications. So first part में अभी तो we will focus on mathematical model part. Second part we will focus on this. And now when we will learn about the control system design, then you will get to know how these design parameters are used, right?
तो यहाँ पे खत्म करते हैं. So your next homework you can think of taking spring mass damper system. Choose value of M, B and K by yourself. You are free to choose. I'm not giving you any numbers. You can take your numbers, find natural frequency and delta. उसके बाद ये सारे जो time domain specifications हैं, you can get it. I mean like you can find them by knowing these three things. तो ये तुम्हें मजा आएगा करने में, क्योंकि now you are talking about the design specification of some real time system, and spring mass damper system is most favorite example for under benchmark process. तो ये बहुत useful example है. And then you can also take RLC system where R is resistance, L is inductance and capacitance. तो उसका, और मैंने जो असाइनमेंट भेजा है, सॉरी जो लेक्चर नोट भेजा है, लेक्चर नोट 1 में, यूनिट 1 में जो सबसे लास्ट का स्लाइड है, आई हैव गिवन यू द फोर्स एंड वोल्टेज एनालॉजी. जैसे यहाँ पे फोर्स है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे इंडक्टेंस है, स्प्रिंग है तो वहाँ पे इंडक्टेंस, मतलब इस तरह का कि कैसे सिस्टम से रिलेटेड होता है, कैसे हाउ टू सिस्टम्स कैन बी एनालॉगस टू ईच अदर. दैट डेटा इज गिवन इन यूनिट 1 लेक्चर स्लाइड, यू कैन see. And then you will be able to appreciate more the system. I talked about translational motion system. You can take the example of rotational mechanical system, जहाँ पे torsion और torque ये सब आएगा. So any doubt in this particular class? कोई doubt है तो पूछ सकते हो, और you want to add something, some interesting thing, or कोई other idea, then it is also welcome. So no doubt. So assuming there is no doubt from your side, और अगर doubt आता भी है तो you can mail me, you can call me. I've given you the number already. You have email ID, so there is absolutely no problem. So we will meet on Monday, 10:30, the assigned time. Okay. Thank you so much. Thank So you. let's meet on Monday.